नमस्कार मित्रों, अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अपने चर्चा चल रही राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। देखिए, राजस्थान के लोक देवताओं में अभी तक हमने रामदेव जी तंवर और गोगा जी चौहान की बात हमने कर ली थी। आज अपनी जो चर्चा रहेगी पाबूजी राठौड़ के बारे में। देखें, राठौड़, मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास जब हम देखते हैं तो मारवाड़ के राठौड़ों के आदि पुरुष के रूप में हम चर्चा करते हैं राव सिंहा की। और राव सिंहा जो थे ना, राव सिंहा के वंश में दुहड़ जी और धांधल जी दो भाई हुए थे। धांधल जी राठौड़ जो थे उनके पुत्र थे पाबूजी राठौड़। राव दुहड़ की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, खेड़ के शासक राव दुहड़ की, जो कर्नाटक से नागनेची माता की प्रतिमा जो थे वो लेकर के आए थे। ठीक है ना। राव दुहड़ के छोटे भाई हुआ करते थे धांधल जी राठौड़, और धांधल जी के बेटे जो है वो है पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ की चर्चा जब हम करते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है कि पाबूजी राठौड़ जो थे वो राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं। ठीक है ना। राव सिंहा जो थे उनके वंशज पाबूजी राठौड़ माने जाते हैं। तो मित्रों, पाबूजी राठौड़ की जब हम चर्चा करें, पाबूजी राठौड़, पहली बात आती है कि पाबूजी जो थे वो किस वंश से थे। तो पाबूजी जो थे वो राठौड़ वंशीय थे। पाबूजी राठौड़ वंशीय थे। ठीक है ना। अब हम पाबूजी के पिता की बात करें। पाबूजी के पिता हुए थे धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़, ठीक है ना। और धांधल जी जो थे इनके पास में कोल्लू का परगना था। कोल्लू फलोदी जोधपुर का है। ठीक है ना। और माता, पाबूजी की माता जो थी, माता का नाम था कमला दे। पाबूजी की माता का नाम कमला दे। देखें, यहां पर मुहैणोत नैणसी की जब हम बात करें, ठीक है ना, मुहैणोत नैणसी ने दो प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं, मारवाड़ परगनारी विगत और दूसरा लिखा है नैणसीरी ख्यात। ठीक है ना। तो देखिए, मुहैणोत नैणसी कह रहे हैं कि इनकी माता कमला दे जो थी ना वो अप्सरा थी। मुहैणोत नैणसी जो है वो कह रहे हैं कि पाबूजी की माता कमला दे जो थी वो अप्सरा थी। अब पाबूजी के जन्म की बात करें। देखिए, जन्म के तारीखों के सन के बारे में जब हम देखें तो हमें अलग अलग मिलते हैं। 1239 ईस्वी भी मिलता है, 1313 विक्रम संवत भी मिलता है। उमरदान जी की जब हम बात करें, उमर काव्य लिखा गया है उमरदान जी ने, तो उमरदान जी जो है उन्होंने 1342 विक्रम संवत बताया है। तो मैं आपको यहाँ पर उमरदान जी के उमर काव्य के बारे में बताऊंगा। उमर काव्य जो है, उमर काव्य ये उमरदान जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। उमरदान जी ने लिखा है ये। इस उमर काव्य में पाबूजी का जन्म जो है ना वो बताया गया है 1342 विक्रम संवत में। 1342 विक्रम संवत में अलग अलग मिलते हैं हमें। 1313 विक्रम संवत भी कई जगह मिलता है। 1239 ईस्वी का शब्द भी हमारे सामने यहां पर आता है। ठीक है ना। तो उमर काव्य में जो तारीख दी गई है वो क्या दी गई है, 1342 विक्रम संवत की बात यहां पर की गई है कि 1342 विक्रम संवत में पाबूजी का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? जन्म स्थान की जब हम बात करें, पाबूजी के जन्म स्थान की बात करें तो पाबूजी का जन्म स्थान जो माना जाता है कोल्लू माना जाता है। कोल्लू, कोल्लू फलोदी जोधपुर का। कहां पर है कोल्लू? फलोदी जोधपुर में। कोल्लू फलोदी जोधपुर, ये पाबूजी का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है ना। पाबूजी का जन्म स्थान जो माना जाता है वो आपका कोल्लू फलोदी जोधपुर माना जाता है। समझ में आ गई ना बात। अब पाबूजी की शादी की बात करें, पत्नी की बात करें भाई। पाबूजी की पत्नी सुप्यार दे थी। सुप्यार दे, अमरकोट के सुप्यार दो जो थी वो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी।
अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री, सूरजमल सोडा की पुत्री थी। अमरकोट के सूरजमल जी सोडा जो थे उनकी पुत्री मानी जाती है। ठीक है, पाबूजी की घोड़ी की बात करें, घोड़ी जो थी केसर कालमी, केसर कालमी, और ये घोड़ी भेंट में प्राप्त हुई थी पाबूजी को देवल चारणी के द्वारा, देवल चारणी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें पाबूजी के अन्य नामों की। मित्रों, पाबूजी के अन्य नामों की जब हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात आती है कि पाबूजी को यहाँ पर लक्ष्मण का अवतार बताया गया है। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जो थे, लक्ष्मण का अवतार पाबूजी को माना जाता है। ठीक है ना। उपनाम देखें या अन्य नाम देखें तो सबसे पहली बात यहां पर आती है कि पाबूजी जो थे वो लक्ष्मण के अवतार थे। पाबूजी किसके अवतार थे? लक्ष्मण के अवतार। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना गया है। 2 नंबर हम देखें, पाबूजी को ऊंटों का देवता कहते हैं। ठीक है ना, पाबूजी को ऊंटों का देवता। ठीक है ना। आगे हम चर्चा भी करेंगे कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय जो जाता है वो पाबूजी को ही जाता है। ठीक है ना, मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय जो है वो पाबूजी को जाता है। और आज भी राजस्थान में अगर ऊंट बीमार हो जाते हैं तो लक्ष्मण के अवतार पाबूजी की ही पूजा अर्चना की जाती है, पाबूजी की फण का वाचन किया जाता है। जितने भी लोक देवता हम देखेंगे, सारे लोक देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहूं, सबसे लोकप्रिय फड़ अगर कहूं, सबसे ज्यादा बांची जाने वाली फड़ अगर कहूं तो पाबूजी की फड़ का नाम ही यहां पर आता है। चर्चा करेंगे भी आगे। ठीक है ना। 3 नंबर, प्लेग रक्षक देवता। प्लेग रक्षक देवता, पाबूजी जो है वो प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। प्लेग रक्षक देवता किसको माना जाता है? प्लेग रक्षक देवता भी पाबूजी को ही माना जाता है, प्लेग रक्षक देवता भी। ठीक है ना। आगे हम देखें, पाबूजी को भालाड़ो देवता भी कहते हैं भी, भालाड़ो देवता, भालाड़ो देवता, भालाड़ो देवता। पाबूजी को भालाड़ो देवता कहकर के भी पुकारा गया है। ठीक है ना। इसके बाद में हम देखें कि पाबूजी जो है वो राव सिंहा के वंशज थे। मारवाड़ के आदि पुरुष राव सिंहा जो थे उनके वंशज माने जाते हैं पाबूजी। ठीक है ना। तो राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं पाबूजी, राव सिंहा। मारवाड़ के आदि पुरुष माने जाते हैं, मारवाड़ के आदि पुरुष, मारवाड़ के आदि पुरुष थे कौन? राव सिंहा। और इन राव सिंहा के वंशज कौन? पाबूजी, वंशज पाबूजी है। ठीक है ना। राव सिंहा जो थे, मारवाड़ के शासकों के आदि पुरुष जो थे, राव सिंहा के वंशज जो है वो पाबूजी माने जाते हैं। समझ में आ गई ना बात? पाबूजी राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में देखिए पाबूजी का प्रतीक, पाबूजी का प्रतीक। देखो, पाबूजी के प्रतीक के रूप में जब हम देखते हैं तो भाला लिए अश्वारोही और बाईं तरफ झुकी हुई पाग पाबूजी का प्रतीक माना जाता है। ठीक है ना। भाला लिए अश्वारोही, हाथ में क्या है? भाला, भाला लिए अश्वारोही और बाईं तरफ झुकी पाग, बाईं तरफ झुकी पाग।
भाला लिए अश्वरोही और बाईं तरफ झुकी हुई पाद, ये पाबूजी का प्रतीक माना जाता है। देखो मित्रों, एक बात हमने अभी यहाँ पर की है कि पाबूजी की घोड़ी जो थी वो थी केसर कालवी। क्या नाम था? केसर कालवी। और ये जो घोड़ी बाबूजी के पास में थी केसर कालवी, ये घोड़ी देने वाली महिला कौन थी? देवलचारिणी। और इस घोड़ी को पहले बाबूजी जो है, इनके बहनोई थे बाबूजी के, जींदराव खींची, वो प्राप्त करना चाहते थे। जींदराव खींची, जींदराव खींची बाबूजी के रिश्ते में क्या लग रहे हैं? बहनोई। जींदराव खींची जो है ना, ठीक है ना, बाबूजी के बहनोई थे। जींदराव खींची जो है वो केसर कालवी घोड़ी को देवलचारिणी से प्राप्त करना चाहते हैं। अब जींदराव खींची जो प्राप्त करना चाह रहे थे तो देवलचारिणी ने जींदराव खींची को वो घोड़ी ना दे करके ये घोड़ी जो थी वो दे दी बाबूजी राठौड़ को, ठीक है ना। अब जब बाबूजी राठौड़ को दी तो ये जींदराव खींची क्या करेगा? देवलचारिणी की गायों का अपहरण कर लेगा। और जब देवलचारिणी की गायों का अपहरण करेंगे तो बाबूजी के उपनामों में एक नाम हम और जोड़ सकते हैं यहां पर, ठीक है ना, वो जोड़ सकते हैं गोरक्षक देवता। क्या जोड़ सकते हैं भैया? गोरक्षक देवता। अब यहां पर जींदराव खींची ने क्या किया भाई? देवलचारिणी की गायों का अपहरण कर लिया। देवलचारिणी जो थी, देवलचारिणी की गायों का अपहरण कर लिया, गायों का अपहरण कर लिया। और जब देवलचारिणी की गायों का अपहरण किया ना, उस समय कहते हैं कि बाबूजी जो थे वो सुप्यारदे से फेरे ले रहे थे अमरकोट में। कहते हैं कि वो घोड़ी जो थी वो देवलचारिणी की गायों पर जब संकट आया तो घोड़ी जो थी वो वहां पर ही नहीं आई थी बहुत तेज तरीके से। तब कहते हैं कि बाबूजी जो थे वो फेरे बीच में छोड़ करके यहाँ पर आते हैं, जींदराव खींची के साथ में युद्ध करते हैं और देवलचारिणी की गायों को छुड़ाते हैं, लेकिन स्वयं वीर गति को प्राप्त वहां पर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं बाबूजी की मृत्यु जो थी वो कैसे हुई? देवलचारिणी की गायों को जींदराव खींची से छुड़ाते हुए, ठीक है ना। मृत्यु कैसे हुई? देवलचारिणी की गायों को, देवलचारिणी जो थी, देवलचारिणी की गायों को जींदराव खींची से छुड़ाते हुए, अपने बहनोई जींदराव से छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जींदराव से छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए थे। बात समझ में आ गई होगी ये, ठीक है ना। अब होता क्या है, बाबूजी तो वीर गति को प्राप्त यहां पर हो गए। बाबूजी का भतीजा होगा रूपनाथ झरड़ा। रूपनाथ क्या करेगा? बाबूजी की मृत्यु का बदला लेगा। कैसे लेगा? जायल के खींचियों को मारकर, ठीक है ना। बाबूजी की मृत्यु का बदला जो है वो लेगा बाबूजी का भतीजा, ठीक है ना। बाबूजी की मृत्यु का बदला कौन लेगा भाई? रूपनाथ लेगा। रूपनाथ ने बाबूजी की मृत्यु का बदला लिया था। बाबूजी की मृत्यु का बदला लिया था। और बदला लिया कैसे भैया? जायल के खींचियों को मार करके, ठीक है ना। जायल के खींचियों को मार करके रूपनाथ झरला ने बाबूजी की मृत्यु का बदला लिया था। मित्रों, रूपनाथ झरला जो है वो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में माने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में ये जो रूपनाथ जी है, रूपनाथ जी झरला जो है, इनको बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। किस नाम से भैया? बालकनाथ के नाम से।
बालकनाथ के नाम से रूपनाथ जी जो है वो पूजे जाते हैं। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में पूजे जाते हैं। तो बाबू जी की मृत्यु का बदला जो था वो भैया लिया किसने है भाई? रूपनाथ ने लिया है। ठीक है ना। अब इसके बाद में देखेंगे मित्रों, दो प्रमुख जातियों की बात यहां पर करेंगे। पहली जाति की बात करेंगे हम राइका, और दूसरी जाति की बात करेंगे रेबारी। ये एक ही जाति है, राइका या रेबारी, और दूसरी जाति है यहां पर थोरी। थोरी, ठीक है ना। राइका या रेबारी जाति जो होती है ना, ये ऊंट पालक जाति मानी जाती है भाई, ऊंट पालक जाति मानी जाती है। एकमात्र जाति है जिसको कभी मधुमेह रोग नहीं होता। ठीक है ना। राइका या रेबारी जाति जो है वो एकमात्र ऐसी जाति है जिसको कभी मधुमेह रोग जो है वो नहीं होता। ठीक है ना। और इस जाति का संरक्षक, इस जाति का संरक्षक किसको माना गया है? पाबूजी को माना गया है भाई। पाबूजी को राइका या रेबारी जाति का संरक्षक माना गया। दूसरा, पाबूजी ने 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। तब से थोरी जाति जो है ना वो भी अपना संबंध किससे मानती है भैया? पाबूजी से मानती है। और पाबूजी को थोरी जाति का संरक्षक भी कहा जाता है। थोरी जाति का संरक्षक भी किसको कहा जाता है भाई? पाबूजी को। राइका या रेबारी जाति, और दूसरी है थोरी जाति। ठीक है ना। तीसरी बात हम करें यहां पर नायक जाति की ओर। अब नायक जाति की बात यहां पर क्यों आ जाती है? 2 जातियां प्रमुख थी, इसके बाद में अब नायक जाति की बात हम क्यों कर रहे हैं? मित्रों, पाबूजी की फड़ जो होती है ना, पाबूजी की फड़, फड़ का वाचन करने वाली जाति जो है वो नायक जाति है। कौन सी जाति है? नायक जाति है। पाबूजी की फड़ का वाचन नायक जाति के जो लोग होते हैं ना वो करते हैं रावण हत्था वाद्यंत्र के साथ में। कौन से वाद्यंत्र के साथ में करते हैं? रावण हत्था वाद्यंत्र के साथ में करते हैं। ठीक है ना। तो पाबूजी की फड़ का वाचन रावण हत्था वाद्यंत्र के साथ में नायक जाति के भोपे करते हैं। ठीक है ना। और कब करते हैं? तो 1 नंबर बात आ जाती है राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर। ठीक है ना। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है ना। दूसरी बात, जब इस फड़ का वाचन किया जाता है ना, जब पाबूजी की प्रतिमा के सामने, मुख के सामने भाला लगाया जाता है। ठीक है ना। फड़ का वाचन करते समय पाबूजी के मुख के सामने भाला लगाया जाता है। और दूसरी बात, ये जो पाबूजी की फड़ होती है ना, पाबूजी की फड़, देखिए 1 नंबर बात आती है, फड़ लोक देवी देवताओं का चरित्र चित्रण कपड़े पे किया हुआ होता है, वो फड़ कहलाती है। ठीक है ना। अब पाबूजी की फड़ में 2 प्रमुख रंगों की चर्चा हम करते हैं। एक तो फड़ का होता है मुख्य रंग। ठीक है ना। फड़ का मुख्य रंग, मुख्य रंग फड़ का होता है लाल, इसलिए मैंने लाल ही लिख दिया, लाल शब्द में लिख दिया इसको। ठीक है ना। और दूसरा होता है फड़ का खलनायक रंग, खलनायक नाम दिया गया इसको, खलनायक रंग, ये होता है हरा। ठीक है ना। तो इसको हमने हरे रंग में लिख दिया है। फड़ का मुख्य रंग जो होता है ना वो तो लाल है। और दूसरी बात हम करें कि ये जो फड़ है, इस फड़ का खलनायक रंग जो है ना, वो खलनायक रंग क्या होता है भैया? फड़ का खलनायक रंग माना जाता है यहाँ पर हरा रंग जो है वो खलनायक रंग के रूप में माना जाता है। समझ में आ गई बात? अब दूसरी बात आ जाती है पाबूजी के रक्षक, हरमल, चांदा, ढेबा, 3 प्रमुख लोगों के नाम यहां पर आते हैं पाबूजी के रक्षक के रूप में। पाबूजी के रक्षक, पाबूजी के रक्षक, यहां पर हरमल का नाम आता है, ढेबा नाम आता है, ढाबा भी मिलता है कहीं कहीं, ढाबा भी, और चांदा। ये 3 लोगों के नाम यहां पर मुख्य रूप से मिलते हैं।
कि बाबूजी के संरक्षक या रक्षक जो थे वो ये 3 प्रमुख रूप से माने जाते हैं भाई। अब आ जाती है बाबूजी से संबंधित ग्रंथ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है अपना पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश लिखा था मोरजी आसिया ने, कहीं के आसिया मोरजी शब्द भी हमें मिलता है, ठीक है ना। तो बाबूजी से संबंधित ग्रंथ, बाबूजी से संबंधित ग्रंथ, बाबूजी से संबंधित ग्रंथ, ठीक है ना। तो बाबूजी से संबंधित ग्रंथों की जब हम बात करें तो यहां पर 3-4 प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, ठीक है ना। पहले ग्रंथ की जब हम बात करें तो आपका आता है यहां पर पाबू प्रकाश। कौन सा आता है? पाबू प्रकाश। कौन सा आता है भाई? पाबू प्रकाश, ठीक है ना। ये पाबू प्रकाश लिखा था मोरजी आसिया, या हम लिख सकते हैं यहां पर आसिया मोरजी, आसिया मोरजी, ठीक है ना। अब इसके बाद में दूसरे ग्रंथ की बात करें तो पाबूजीरो छंद, दूसरा कौन सा है? पाबूजीरो छंद, पाबूजीरो छंद, ये बिट्ठू मरा। किसका है भाई? बिट्ठू मरा का ग्रंथ आ जाता है। तीसरे ग्रंथ की बात करें तो पाबूजीरा सोरठा, पाबूजीरा सोरठा। इंपॉर्टेंट है भाई तीनों ग्रंथी। प्रश्न लगभग अगर बाबूजी में से आता है ना तो इनमें से ही आता है। बाबूजीरा सोरठा लिखा था रामनाथ कविया ने, रामनाथ कविया। किसने लिखा है? रामनाथ कविया के द्वारा बाबूजीरा सोरठा लिखा गया है। तो यहां पर हमने 3 प्रमुख ग्रंथ देखे, पाबू प्रकाश आसिया मोरजी या मोरजी आसिया का, दूसरा बाबूजीरो छंद बिट्ठू मरा, और तीसरा आ जाता है बाबूजीरा सोरठा जो है रामनाथ कविया का। अब बात आ जाती है बाबूजी का मेला कब भरता है भैया? तो बाबूजी का मेला जो भरता है आपका चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या को बाबूजी का मेला भरता है, ठीक है ना। चैत्र अमावस्या को कोल्लू फलोदी में, जहां पर इनकी प्रधान पीठ है कोल्लू फलोदी, वहां पर बाबूजी का मेला भरता है। तो ये अपने बात थी बाबूजी राठौड़ के बारे में। आगे अपनी चर्चा और करते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।